सबसे पहला आएगा इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में होगा क्या, लिख तो नोटेशन ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको मैं पढ़ता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज हैपेंड, जब बी हो चुका है, बी होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी बात चल रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पी ए आफ्टर बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी। इसका फॉर्मूला होना चाहिए हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये बेसिकली इसका फॉर्मूला होना चाहिए। अगर मैं इसे ns से डिवाइड कर दूं, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ns, एन बी अपॉन ns, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ns से डिवाइड कर दिया, तो न्यूमरेटर बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और डिनोमिनेटर बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी का। चेक करो, क्लियर तो? यस सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी का फॉर्मूला क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मैं लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आफ्टर एफ का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम लॉजिक आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऊपर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नीचे। और सिमिलरली अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आफ्टर ई का फॉर्मूला पूछा होगा तो क्या आंसर आएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, उसे एफ इंटरसेक्शन ई लिखें या ई इंटरसेक्शन एफ लिखें, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, नो सर। डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जो गिवन है, जो हो चुका है, तो ई का प्रोबेबिलिटी नीचे। ये याद रहेगा सब? यस सर। यस सर। सिमिलरली यहां लिखना चाहो तो लिख देता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नीचे। तो ये फॉर्मूला रट्टा मार के हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूले में समझने वाला पार्ट अगर है तो सिर्फ ये वाला है कि ये आंसर क्यों आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका है ये क्यों होना चाहिए। तो एक हिंट तो मैं दे देता हूं, बी हो चुका है, देखो वैसे तो ऐसा होगा, जैसे मान लो तुमने को डाई फेंकी, अ डाई इज रोल्ड, ए का मतलब है मान लो मल्टीपल ऑफ, ऐसे लिखते हैं, ए का मतलब है मान लो नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ए मींस नंबर 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए, बी मींस नंबर इज प्राइम, बी मींस नंबर इज प्राइम, बी का मतलब है नंबर प्राइम है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी निकालना चाहता हूं, तो ध्यान से समझना, डाई अगर एक बार फेंक किया तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सैंपल स्पेस होगा। अच्छा, अब अगर ऐसे सोचो, सैंपल स्पेस ये है, उनमें से फेवरेबल केस, तो टोटल पॉसिबल केसेस 6 हैं, फेवरेबल केसेस क्या है, एक ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक ही प्रोबेबिलिटी निकालने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शुड बी, ए के लिए फेवरेबल कौन है, 3 4 5 6, तो 4 फेवरेबल केसेस, टोटल केसेस 6, तो प्रोबेबिलिटी 2/3 आ रहा है। यस सर। अच्छा, अगर मैं इसे ग्रेटर देन 3 बोलूं तो क्या आएगा, 7/2। ग्रेटर देन 3 बोला तो क्या आएगा, 1/2, 1/2 आ रहा है, ये तो क्लियर है सब। ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या आएगा, 4 5 एंड 6, 3/6 यानी कि 1/2। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, लेकिन वी आर इंटरेस्टेड इन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी, मुझे ए आफ्टर बी में इंटरेस्ट है। ए आफ्टर बी का मतलब है बी हो चुका है, बी हो चुका है मतलब नंबर प्राइम आ चुका है, तो समझ जाओगे सैंपल स्पेस कम हो जाएगा। अब सैंपल स्पेस शुड बी, प्राइम आ चुका है तो 1 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, प्राइम आ चुका है ना। यस सर। तो इसका मतलब टोटल पॉसिबल केसेस एक्चुअली में 3 हैं, क्योंकि बी हो चुका है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने आने चाहिए, 3। अच्छा, उसके अलावा फेवरेबल केस कौन से होंगे, नंबर ग्रेटर देन 3, तो इनमें से नंबर ग्रेटर देन 3, वैसे तो नंबर ग्रेटर देन 3 कौन थे, 4 5 एंड 6, लेकिन इनमें से जो अब अवेलेबल है उनमें से नंबर ग्रेटर देन 3 कितने, सिर्फ एक।
कौन है नंबर ग्रेटर देन 3? 5। Yes, sir. Yes, तो sir. इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी शुड बी 1/3। एक बार पकड़ के बताओ समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें आइडिया क्या है वो समझना ध्यान से। ये 3 किसको सिग्निफाई कर रहा है? जितने सेट बी में एलिमेंट होंगे, बी का सेट बनाओ ना सैंपल स्पेस में, के नंबर प्राइम होना चाहिए, तो 2 3 5। तो नीचे जो हमने लिखा वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस नहीं है, वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में डिनोमिनेटर में एनएस नहीं एन बी आना चाहिए। फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस में कौन कौन आएगा? फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस में हमने बी में से वो उठाए जो ए में भी है, ए की कंडीशन भी फुलफिल करेंगे और बी की कंडीशन भी फुल। अब तो ये बन गया ना सैंपल स्पेस मेरा, तो इससे बाहर कुछ नहीं है। तो अब ए के वो केसेस लेंगे जो बी में भी है। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। Yes, हेलो, sir. तो भाई ध्यान Yes, रखना sir. कि यहाँ बी मेरा सैंपल स्पेस का काम करेगा, बस ये आइडिया इसमें। तो बी विल वर्क एज सैंपल स्पेस अगर बी हो चुका है तो इसलिए फॉर्मूला बन गया हमारा एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। एन एस से ऊपर नीचे डिवाइड किया तो ये जनरेट हो गया था। अब इसे बस फॉर्मूला रट्टा मारेंगे और अप्लाई करना है। बी हो चुका है तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी ए इंटरसेक्शन बी ऊपर पी बी नीचे। तो ये फॉर्मूला याद करके अप्लाई करने वाले हैं। इसी में ए की जगह बी, बी की जगह ए, या ई और एफ लिख दे या पी और क्यू लिख दे, फॉर्मूला हमारा सेम ही रहेगा, फिक्स फॉर्मूला रहेगा। तो ध्यान रखना इससे। तो इस फॉर्मूले को हम इसको क्या बोलते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्यों? कंडीशन लगी हुई है बी हो चुका है तो ए की प्रोबेबिलिटी। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन कर देते हैं जो भी हम देख रहे थे पीछे। अ डाई इज रोल्ड, a die is rolled and the number appeared is prime। जो नंबर है वो प्राइम आ चुका है। तो find the probability that it is greater than 3। it is greater than 3, ये क्वेश्चन है। एक डाई हमने रोल की है, नंबर प्राइम आ चुका है, तुम प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो नंबर ग्रेटर देन 3 था। तो हम फॉर्मूले से करेंगे, दिमाग लगा के नहीं करेंगे, हम फॉर्मूले से करेंगे। लेट एस बी द सैंपल स्पेस, लेट एस बी द सैंपल स्पेस। डाई अगर एक बार फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस हमें पता है क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ये मेरा सैंपल स्पेस है। लेट ए बी द इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे? इन नंबर ग्रेटर देन 3 आना चाहिए। तो लेट ए बी द इवेंट दैट नंबर अपीयर्ड इज ग्रेटर देन 3, नंबर इज ग्रेटर देन 3, इसको मैंने ए मान लिया। लेट बी बी द इवेंट दैट नंबर अपीयर्ड इज प्राइम, नंबर इज प्राइम, नंबर प्राइम आएगा, इस बात के इवेंट को बी मान लिया। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या कह रहा है। वो एक डाई हमने फेंका, बी हो चुका है, प्राइम नंबर आ चुका है, मतलब बी तो हो चुका है। तुम प्रोबेबिलिटी बताओ कि नंबर 3 से बड़ा आएगा, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो अगर तुम ध्यान से समझ पाओगे तो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताना है, लेकिन कब? जब बी हो चुका है। ये समझ में आया तो बोलो फटाफट। Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ Yes, sir. बी हैज हैपेंड, जब बी हो चुका है तो ए की प्रोबेबिलिटी बतानी है। इसका फॉर्मूला मैं जानता हूं, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो एक काम करो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस तो पता है 6 है। तुम बताओ सेट ए क्या बनेगा? नंबर ग्रेटर देन 3 वाला। नंबर ग्रेटर देन 3 में कौन आ रहा है? 4 5 6। Yes, sir. बी का सेट बनाओ, बी में कौन कौन आएगा? बी में आएंगे प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर कौन है? 2 3 एंड 5। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी बना दो। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट कौन है यहाँ पर? सिर्फ 5। चेक करो, क्लियर तो? Yes, sir. Number of element in A is 3, number of element in B is 3, number of element in A intersection B is 1. Now, probability of A intersection B कितना आना चाहिए? तो P A intersection B is N intersection B upon NS, यानी कि 1/6। अच्छा, probability of B कितना होगा? Probability of B will be 3/6। Probability of A की जरूरत नहीं मुझे, तो मैंने निकाला नहीं, उसे भी निकाल सकता है, अदरवाइज वो भी 3/6 आएगा। यहां तक क्लियर तो बोलो।
Yes, sir. नाउ Yes, रिक्वायर्ड sir. प्रोबेबिलिटी इज, हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी। मुझे ए की प्रोबेबिलिटी निकालना है जब बी हो चुका है, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, इनकी वैल्यूज डाल दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आया था, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आया था, 3/6। ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर बच रहा है, 1/3। वैसे तो नंबर ग्रेटर देन 3 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 3/6 यानी कि 1/2, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 हमने निकाला है जब प्राइम नंबर आ चुका है। तो एक इवेंट हो चुका है और दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछा, तो उस टाइम हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। वैसे तो इस क्वेश्चन को तुम मुंह जबानी बड़ी आसानी से समझ सकते हो, लेकिन हम लिख लिख के करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। एक और देख लेते हैं बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन। अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, a pair of dice is rolled and some appeared या numbers appeared with some of the numbers appeared बोल देते हैं, some of the numbers appeared is at least 10। जो दो नंबर्स हैं उनका सम हमारा कम से कम 10 है। तो find the probability find the probability find the probability of getting at least find the probability of getting at least 1 5 at least 1 5। प्रोबेबिलिटी बताओ कम से कम एक 5 आया होगा, यानी कि दो नंबर्स आए हैं उनमें से प्रोबेबिलिटी बताओ कि कम से कम एक नंबर 5 होगा उनमें। ठीक है, करने का प्रोसेस देख लो। सबसे पहले लेट एस बी द सैंपल स्पेस, लेट एस बी द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट्स हैं, सारे तो लिख के नहीं दिखाएंगे हम, हल्का सा पैटर्न लिख के छोड़ देना, ऐसे चलता जाएगा कहां तक, 6 6 तक। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज 36, लेकिन सैंपल स्पेस तुम्हारे दिमाग में पूरा होना चाहिए। रो वाइज याद किया था ना हमने, फर्स्ट रो में 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, सेकंड रो में 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 एंड सो ऑन। हमने रो वाइज याद किया था, याद अपना सैंपल स्पेस। नाउ लेट ए बी द इवेंट, वैसे तो मर्जी है लेकिन मैं ज्यादातर जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको ए मान रहा हूं। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 5, let a be the event that at least one of the number appeared is 5, at least one is 5, at least one of the numbers appeared is 5, कम से कम एक नंबर उनमें 5 होना चाहिए। let b be the event, जो हो चुका है, क्या हो चुका है, सम हमारा कम से कम 10 आ चुका है। let b be the event that sum of the numbers appeared is at least 10, सम हमारा कम से कम 10 आ चुका है। तो क्लियर है क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, ए का प्रोबेबिलिटी पूछा उसने आफ्टर बी। कम से कम एक नंबर 5 आना चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताएंगे, लेकिन गिवन क्या है, क्या हो चुका है, सम ऑफ द नंबर्स अपीयर्ड इज कम से कम 10, ये हो चुका है। अब देखो सेट बना लेते हैं ए का। ए के सेट में कौन कौन आएगा, कम से कम एक नंबर 5 होना चाहिए। तो ए के सेट में आएगा फर्स्ट रो में से 1 5, सेकंड रो में से 2 5, थर्ड रो में से 3 5, फोर्थ रो में से 4 5, फिफ्थ रो में से पूरी आएगी फिफ्थ रो, एटलीस्ट है ना यहाँ पर। तो 5 5 भी ले सकते हैं क्योंकि कम से कम एक 5 होना चाहिए, तो दो 5 भी अलाउड है। 5 6, सिक्स रो में से तो सिर्फ कौन आएगा, 6 5। ये हमारा हो गया सेट ए। सेट बी बनाओ, सेट बी में कौन आएगा, सम ऑफ द नंबर्स अपीयर्ड इज एटलीस्ट 10, कम से कम 10 होना चाहिए सम, कम से कम 10 सम चाहिए। तो फर्स्ट रो में नहीं मिलेगा, सेकंड रो में सम 10 नहीं मिलेगा, थर्ड रो में भी सम 10 नहीं मिल सकता, फोर्थ रो से स्टार्ट होगा, फोर्थ रो में मिलेगा 4 6, फिफ्थ रो में मुझे मिलेगा 5 5 एंड 5 6, सिक्स रो में मिलेगा 6 4 6 5 एंड 6 6। वो हमने लिए हैं पेयर जिसमें सम क्या आ रहा था, 10 या 10 से ज्यादा। ये क्लियर तो बोलो।
Yes, sir. Yes, sir. इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स बताओ कौन कौन आ रहे हैं यहाँ, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन आएंगे, इंटरसेक्शन वाले Five, एलिमेंट बताओ फटाफट। तो 1 5 आएगा नहीं, 5 5 Five. 5 6 कह रहा हूँ मैं कहाँ से आएंगे, 4 5 से स्टार्ट नो होना सर 4 5 आएगा नहीं, 5 1 नहीं आ रहा, 5 2 नहीं आ रहा, 5 3 नहीं आ रहा, 5 4 नो 5 नो 5 से सर start। लास्ट वाले 3 5 5 5 6 6 यस 5 सर चेक करो यार, तो Yes, sir. 5 Yes, 5 sir. 5 6 6 5 जिसमें कम से कम यस एक सर वो वाले उठाने नहीं, ये 3 आ गए। यहाँ तक क्लियर तो बोलो। Yes, sir. Clear. तो number of element in A intersection B is 3, number of element in set B is 6, so probability of A intersection B कितना, that will be 3 by 36, probability of B कितना 6 by 36। इन्हें फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन हमें तो डिनोमिनेटर कैंसिल कराना है ना, इसी फॉर्म में छोड़ देता हूँ। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, प्रोबेबिलिटी मुझे निकालना है ए का, लेकिन कब, जब बी हो चुका है, विच मीन्स पी ए इंटरसेक्शन बी ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे, वैल्यूज पुट करो, ये आएगा 3 by 36 ऊपर एंड 6 by 36 नीचे, तो वी विल रिमेन विद 3 by 6 विच इज 1 by 2। हमने ए का प्रोबेबिलिटी निकाल दिया जब बी हो चुका है, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमने बताई है कि कम से कम एक नंबर उनमें से 5 होगा। गिवन क्या है, सम ऑफ द नंबर्स अपीयर्ड इज एटलीस्ट 10, कम से कम सम 10 आ चुका है, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि हमारा एक नंबर उनमें से कम क्या आया होगा, 5। एक और कर लेते हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही आसान वाला। A die, a pair of dice is rolled, a pair of dice is rolled, so find the probability of getting a doublet. Find the probability of getting a doublet given that the sum of the numbers appeared, given that the sum of the numbers appeared is at least 9. Sum of the numbers appeared is at least 9, जो sum आ चुका है वो कम से कम 9 आ चुका है। अब देख लो, let S be the sample space, let S be the sample space, therefore sample space में कौन कौन आएगा, sample space में तो 36 केसेस आएंगे, 1 1 1 2 से लेकर 6 6। number of element in sample space is 36। नेक्स्ट देखो, let A be the event। अब देखो इवेंट्स का नाम जरूर नहीं तुम A और B रखो, कुछ भी नाम रख लो जो तुम्हारा मन करे। मान लो मैं E रख लेता हूँ जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, let E be the event that, जिसकी प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, getting doublet, let E be the event of getting a doublet, let E be the event of getting a doublet। एक doublet आने के इवेंट को E मान लिया। let F be the event of getting some at least 9, let F be the event of getting some at least 9, some at least 9 आएगा, इस बात के इवेंट को हमने F मान लिया। तो एक बार E का सेट बना लेते हैं। E में कौन कौन आएगा, डबलेट वाले उठा लो, तो डबलेट कौन कौन है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। डबलेट मींस सेम नंबर ऑन बोथ द थ्रोज या बोथ द डाइस। सेट F बनाओ, F में कौन कौन आएगा, सम एटलीस्ट 9, तो सम 9 या 9 से ज्यादा, तो फर्स्ट रो नहीं आएगा, सेकंड रो नहीं आएगा, थर्ड रो में आएगा 3 6, फोर्थ रो में आएगा 4 5 एंड 5 4 4 5, सॉरी 4 तो चला ना अभी तो, 4 5 4 6। फिफ्थ रो में कौन आएगा, फिफ्थ रो में आएगा 5 4 5 5 एंड 5 6। सिक्स्थ रो में कौन आएगा, सिक्स्थ रो में 6 3 आएगा, 6 4 6 5 एंड 6 6। कंफर्म करो यार, तो Yes, sir. नंबर Yes, ऑफ sir. F इज 10। E इंटरसेक्शन F बना लो, दोनों का कॉमन बनाओ। E इंटरसेक्शन F, कॉमन एलिमेंट्स कौन है यहाँ,
कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन आएंगे, तो सम क्या चाहिए, कम से कम 9, तो ये 3 नहीं है, ये भी नहीं आएगा। 5 5 एंड 6 6 कॉमन एलिमेंट्स आर ओनली 5 5 एंड 6 6। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ इज 2। नाउ तो प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज 2/36, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 10/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं है। देखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालना किस चीज का है, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना था डबलेट का, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, लेकिन कब, गिवन दैट द सम ऑफ द नंबर अपीयर्ड इज एटलीस्ट 9। क्या हो चुका है, जो नंबर आया था, जो नंबर्स आए थे उनका सम कम से कम 9 तो आ चुका है, यानी कि एफ हो चुका है, तो ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आफ्टर एफ का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नीचे, फॉर्मूला अप्लाई करा, वैल्यूज पुट करो, ये आएगा मेरे पास 2/36 डिवाइडेड बाय 10/36, दिस इज 2/10, 2/10 मींस 1/5। क्लियर तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक और देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल वाला। A coin is tossed 3 times. A coin is tossed 3 times. एक सिक्का हमने 3 बार उछाल दिया। अच्छा, एक सिक्का 3 बार उछालें या 3 सिक्के एक साथ उछालें, सेम बात होती है, सैंपल स्पेस वाइज। तो a coin is tossed 3 times. तो find the conditional probability. Find the conditional probability of getting, find the conditional probability of getting at least 2 heads। कम से कम 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है। गिवन दैट, गिवन क्या है, गिवन दैट हेड अपीयर्ड, गिवन दैट हेड अपीयर्ड ऑन फर्स्ट टॉस, पहले टॉस में हेड आ चुका है, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कम से कम 2 हेड आएंगे। कम से कम 2 हेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है अगर फर्स्ट टॉस में हेड आ चुका है। तो देख लो, लेट एस बी द सैंपल स्पेस, लेट एस बी द सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में तो क्या आएंगे, 8 केस आएंगे, एच एच एच, एच के साथ एच टी, एच के साथ टी एच, एच के साथ एच, एच के साथ टी टी, टी के साथ एच एच, टी के साथ एच टी, टी के साथ टी एच, टी के साथ टी टी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज 8। इवेंट्स के नाम ले लो, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसका कुछ भी नाम रखो, जिसको जो गिवन है उसका भी कुछ नाम रखो, तो वो तुम्हारी चॉइस है, ए और बी रखो, बी और ए रखो, ई और एफ या एफ और ई, जो मन करे वो रख लो। मैं जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ज्यादातर उसको ए मानता हूं, तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, लेट बी बी द इवेंट जो हो चुका है, गिवन क्या है, हेड अपीयर्ड ऑन द फर्स्ट टॉस, हेड अपीयर्ड ऑन फर्स्ट टॉस, हेड अपीयर्स ऑन फर्स्ट टॉस, इसको हमने बी मान लिया। सेट बना लो दोनों के, इवेंट ए का सेट क्या बनेगा, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, मींस या तो 2 या 2 से ज्यादा, एच एच टी एच टी एच टी एच एच, 2 हेड वाले हैं, और या तीनों हेड आ जाएंगे, तो दिस इज एटलीस्ट 2 हेड्स। अच्छा, बी में क्या डालना है, बी में डालना है हेड अपीयर्स ऑन द फर्स्ट टॉस, फर्स्ट टॉस पे हेड होना चाहिए, तो स्टार्टिंग के चारों, बोलो पहले Yes, टॉस sir. में हेड होना चाहिए, ऐसे कौन से हैं, पहले 4, बाकी चारों में तो स्टार्टिंग वाले टॉस में क्या चल रहा है, टेल आ चुका है। ठीक है, तो सेट ए और सेट बी तैयार हो गया, ए इंटरसेक्शन बी बना दो। कॉमन कौन है दोनों में, एच एच टी इज कॉमन, एच टी एच इज कॉमन, एच 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 इज कॉमन, दोनों में कॉमन एलिमेंट उठा लिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास आया 3। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है, 4। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 4/8।
तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है इस क्वेश्चन में? जो प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है? मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 हेड्स का, यानी कि ए का प्रोबेबिलिटी गिवन दैट हेड अपीयर्ड ऑन द फर्स्ट रोज, यानी कि बी हो चुका है, ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका है, फॉर्मूला क्या था? पी ए इंटरसेक्शन बी ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे। तो आंसर कितना आएगा? 3 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर? तो बोलो फटाफट। Yes, sir. बस प्रोसेस ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो बस ये सिंपल फॉर्मेट तो जा रहा है हमारा, अब क्वेश्चन बदलता जाएगा तो करते जाना। जैसे क्वेश्चन ऐसे कुछ दिखाता मैं एक बार, बुक से उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन 12 में अज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी बॉय और ए गर्ल। हर बच्चे का जब पैदा होगा तो उसके बराबर चांस है लड़का या लड़की होने के, मानते हो चल रहे हैं। इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली है जिसमें 2 बच्चे हैं, तो व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट, 2 पार्ट इसमें, फर्स्ट पार्ट यंगेस्ट इज अ गर्ल, सेकंड पार्ट एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल। तो गिवन वाला पार्ट बदल रहा है, प्रोबेबिलिटी जिसकी निकालनी है वो फिक्स है। तो ऐसे देख लेते हैं 12th क्वेश्चन में, let S be the sample space, let S be the sample space। तो सेट S क्या बनेगा? सेट S में क्या आएगा? अब इसमें ध्यान रखना, जो सैंपल स्पेस बनाऊंगा तो मैं मानते चल रहा हूं, अगर मैं लिखूंगा बॉय गर्ल, इसका मतलब ये है कि एल्डर वन इज बॉय, वो मैं बता दूंगा ना उसे किसको मैं पहले वाला कौन है बाद वाला कौन है। तो पहले वाले को बोल, तुम बोल दो क्या माने, यंगर किसको माने, एल्डर किसको माने, दोनों में से? पहले वाला एल्डर। पहले वाले को एल्डर मानते हैं और बाद वाले को यंगर मान लेते हैं, ठीक है। तो हल्का से बता देंगे उसमें कि जब मैं बीजी लिख रहा हूं तो बीजी मींस एल्डर चाइल्ड इज बॉय एंड यंगर चाइल्ड इज अ गर्ल। और बाकियों का भी यही हाल है, समझ जाओगे। बीबी में क्या होगा? बोथ आर बॉयज। जीबी का मतलब क्या होगा? एल्डर इज गर्ल, ओल्डर इज, सॉरी, यंगर इज बॉय। समझ जाओगे ऐसा? Yes, sir. ठीक है, तो नोटेशन ध्यान रखना, Yes, sir. लिख देता हूं। तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा भाई? पहले वाला बच्चा लड़का हुआ था, दूसरा बच्चा भी लड़का हो गया, या पहला बच्चा लड़का था, दूसरा बच्चा लड़की हुई, फिर सिमिलरली जी बी और सिमिलरली जी जी। तो कितने केस आए टोटल सैंपल स्पेस में? 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज 4। ना उसके बाद लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट दैट बोथ आर गर्ल्स। ए हमने मान लिया कि दोनों बच्चे गर्ल्स होंगे, बोथ आर गर्ल्स। लेट बी बी द इवेंट दैट द यंगेस्ट इज अ गर्ल, यंगेस्ट इज अ गर्ल, इसको बी मान लिया। लेट सी बी द इवेंट की एटलीस्ट 1 इज गर्ल, एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, इसको मैंने सी मान लिया। अब देखना ध्यान से, पहले मैं कर लेता हूं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में इवेंट ए का सेट बनाओ, क्या आएगा? इवेंट ए के सेट में कौन आएगा? बोथ आर गर्ल्स का तो एक ही केस है, जी जी। सैंपल स्पेस में उठाना है, एक ही केस है, जी जी। इवेंट बी का सेट बनाओ। इवेंट बी का मतलब यंगेस्ट इज अ गर्ल, यंगेस्ट का मतलब बाद वाला इज अ गर्ल। तो बाद वाला गर्ल किस किस में है? बीजी और जीजी दोनों में यंगेस्ट इज अ गर्ल। चेक करो, बीजी में यंगर Yes, sir. चाइल्ड इज अ गर्ल, जीजी में भी यंगेस्ट चाइल्ड इज अ गर्ल। क्लियर? सेट बी में कौन कौन आएगा? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. ए इंटरसेक्शन बी बताओ क्या आएगा? कॉमन कौन है दोनों में? जी जी। जी। अब निकालो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज 2,
नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज 1, तो यहां से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 2/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1/4। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या फर्स्ट पार्ट में? फर्स्ट पार्ट में वी नीड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, लेकिन जब बी हो चुका है, फॉर्मूला इज ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे, वैल्यूज पुट करो 1/4/2/4, तो फाइनल आंसर इज 1/2। चेक करो समझ में आया तो। Yes, sir. नेक्स्ट देख लो, इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में क्या करना है? सेकंड पार्ट में ए आफ्टर सी का प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी बहुत गर्ल्स की निकालनी है, लेकिन गिवन क्या है? एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, यानी कि इस बार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर सी निकालना है, तो ए और सी पर फोकस करेंगे इस बार। इवेंट ए का सेट तो पहले भी बना चुके थे जी। इवेंट सी का सेट बनाओ, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, यानी कि बीजी, जीबी एंड जीजी, ये 3 केस आएंगे। एटलीस्ट वन इज अ गर्ल मींस आइदर वन इज अ गर्ल और बोथ आर गर्ल्स। ए इंटरसेक्शन सी बना दो, क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन सी में कॉमन क्या आएगा? जीजी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी इज 1, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी इज 3। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इज 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 3/4। सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट्स थे, 1/4 3/4। इस केस में सेकंड पार्ट में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है? सेकंड पार्ट में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर सी, फॉर्मूला फॉर व्हिच इज पी ए इंटरसेक्शन सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। इनकी वैल्यूज पुट करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इज 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 3/4, तो फाइनल आंसर शुड बी 1/3। कंफर्म करो समझ में आया तो। Yes, sir. तो एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट पूछ रखे थे, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो मान लेते हैं हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अलावा बाकी तो ज्यादातर इजी मिलने वाले हैं, और उसके अलावा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला बेस्ड वाले फटाफट से कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से देखना, ये बिल्कुल छोटे छोटे फटाफट होते जाएंगे, ध्यान से देखना बस। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन दैट ई का और एफ के बारे में बता रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दे दिया। पूछा क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आफ्टर एफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आफ्टर ई। डायरेक्ट फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आफ्टर एफ का फॉर्मूला बोलो क्या है? पी ई इंटरसेक्शन एफ ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ Oh, नीचे, वैल्यूज पुट कर दो 0.2 डिवाइडेड बाय 0.3, तो आंसर इज 2/3। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आफ्टर ई में क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो गिवन है, गिवन की प्रोबेबिलिटी ऑफ probability of E. तो दिस टाइम आंसर शुड बी 0.2 डिवाइडेड बाय 0.6। इस बार आंसर क्या आ रहा है? 1/3। चेक करो यार, तो Yes, sir. तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा था यहाँ तो। क्वेश्चन Yes, नंबर 1, sir. क्वेश्चन नंबर 2 देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में पी ए आफ्टर बी निकालना है, पी बी और पी ए इंटरसेक्शन भी दे रखा है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में। तो पी ए आफ्टर बी का फॉर्मूला क्या था? पी ए इंटरसेक्शन बी ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे, वैल्यूज पुट करो। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्वेश्चन में गिवन है 0.32, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्वेश्चन में कितना गिवन है? 0.5। अच्छा, इसको लिख सकते हैं 32/50, दैट मींस 0.64। कंफर्म करो यार। Yes, sir. तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे थे, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाया अब तक। क्वेश्चन नंबर 2 भी आसानी से हो रहा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए गिवन है, तो ये बता प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नीचे। अब जिस जिसकी वैल्यू पता है पुट कर दो उसमें। पी बी आफ्टर ए क्वेश्चन में गिवन है 0.4,
पी बी आफ्टर ए दे रखा है 0.4, पी ए इंटरसेक्शन भी मैं निकालना चाहता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना गिवन है 0.8, कैलकुलेट करो तो यहां से पी ए इंटरसेक्शन भी निकल के आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 0.8 इंटू 0.4 इज 0.32। ये क्लियर होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन sir. फर्स्ट Yes, पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे, इनकी वैल्यूज डाल दो। पी ए इंटरसेक्शन बी अभी ऊपर कैलकुलेट किया था 0.32, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये क्वेश्चन में दे रखा है 0.5, तो वही 32/50 यानी कि कितना आएगा 0.64। क्लियर तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. थर्ड पार्ट में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला 11th क्लास वाला, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज पुट करो। पी ए क्वेश्चन में गिवन था 0.8, पी बी क्वेश्चन में गिवन था 0.5, पी ए इंटरसेक्शन भी अभी तुमने निकाला था 0.32। ऐड करके सब ट्रैक करो तो ये आएगा 1.3 मीन्स 1.30 माइनस 0.32, तो आंसर कितना बन रहा है 0.98। चेक करो यार। तो Yes, sir. Yes, sir. 1.3 Yes. माइनस 0.32 इज 0.98। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है टोटल। तो कुल मिला के बस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो फॉर्मूला अप्लाई करना सिखा रहा है बस, और कुछ नहीं है। पी ए यूनियन बी पूछ रहा है तुमसे, गिवन क्या है 2 टाइम्स पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू 5/13, 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13 गिवन है। अच्छा, दिस मीन्स मैं कह सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 5/26 है। दिस इक्वल टू दिस करो तो पी ए कितना आएगा 5/26, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो साफ साफ ही दिख रहा था कितना था 5/13, तो दोनों को अलग अलग निकाल लिया हमने साफ साफ। अब मुझे और क्या दे रखा है उसने, पी ए आफ्टर बी गिवन है। नाउ सिंस हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे। दिस मीन्स इसकी वैल्यू डाल दो। पी ए आफ्टर बी क्वेश्चन में गिवन था 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2/5, इसकी वैल्यू डाल दी हमने। पी ए इंटरसेक्शन बी मैं निकालना चाहता हूँ, पी बी क्वेश्चन में कितना गिवन है 5/13। चेक करो यार। Yes, sir. Yes, sir. तो मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 2/5 इंटू 5/13 मीन्स 2/13, ऐसा कुछ आ गया। लेकिन मुझे पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं, मुझे तो क्या निकालना था पी ए यूनियन बी, मुझे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना था। इसका फॉर्मूला याद है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन। वैल्यूज पुट करो। पी ए निकाल चुके हैं 5/26, पी बी पहले से पता है 5/13 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी 2/13, एलसीएम ले लेंगे 26 आएगा। 5 2s are 10 माइनस 2 2s are 4, कितना बन रहा है 11/26। कैलकुलेशन चेक करके बताओ यार। Yes, sir. Yes, sir. पहले पी इंटरसेक्शन, तो क्वेश्चन में नहीं बोला पी इंटरसेक्शन बी निकालो, लेकिन पी ए यूनियन बी निकालने के लिए मुझे पी इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो इसलिए पहले वो कैलकुलेट कर लिया। ध्यान रखना। तो ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन लग रहा है। फिर भी क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल आसान था। 5 में पी ए दे दिया, पी बी दे दिया, पी ए यूनियन बी दे दिया, कह रहा पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, तो ये तो आसानी से कर लेंगे हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला हमें याद है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ये फॉर्मूला याद था, इसमें वैल्यूज पुट करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 7/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहां से आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, दिस इज 11/11 माइनस 7/11 मींस 4/11।
चेक करो यार। Yes, sir. Yes, sir. सेकंड पार्ट में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी बताना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी का फॉर्मूला क्या था? ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे। वैल्यूज पुट कर दो 4/11 डिवाइडेड बाय 5/11, तो आंसर इज 4/5। थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या था? दोनों के इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी ऊपर और जो गिवन है ए का प्रोबेबिलिटी नीचे। वैल्यूज डाल दो 4/11 ऊपर और बी ए का प्रोबेबिलिटी कितना था? 6/11, तो आंसर विल बी 4/6 मींस 2/3। टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल तो कर लोगे इनको तो मानते चल रहे हो। 1 से लेकर 5 तक तो क्लियर है ना सारे? Yes, sir. Yes, sir. मानते चल रहे 1 से लेकर 5 तक तो सारे क्वेश्चन हो गए हमारे। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 में अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, तो सैंपल स्पेस बना लोगे। फर्स्ट पार्ट ई और एफ इवेंट लेट करके दे रखा है, बस सेट बनाओ और प्रोबेबिलिटी निकाल दो। कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? ई आफ्टर एफ। कर लोगे खुद? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आफ्टर एफ निकालना है। तो वही जो हम सीख के आए थे वही अप्लाई करना है। इवेंट लेट नहीं करने, खुद लेट तो करके दे रखे हैं, बस सेट बनाने हैं हमें। तो क्वेश्चन नंबर 7, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, और फिर प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ई आफ्टर एफ की। 6, 7, 8, 9 6, 7, 8, 9 चारों क्वेश्चन में ई आफ्टर एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। करोगे ना इसे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ई आफ्टर Yes, एफ sir. हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे आसानी से। क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम हाल होगा, इसमें भी ई आफ्टर एफ की प्रोबेबिलिटी निकालने में। इसमें अच्छा पार्ट क्या है कि तुम्हें 3 डाई times. 3 बार फेंकी है, 3 बार डाई फेंके तो हो सकता है थोड़ा हैवी लगे। मैं फॉर्मेलिटी कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, लेट एस बी द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में इस बार तो 216 केसेस आएंगे। Yes, sir. 1, 1, 1, 2 और ऐसे चलते चलते आएगा 666 तक। तो टोटल कितने केस आएंगे इसमें? तो 216। नाउ इवेंट का नाम उसने लेट करके दे रखा है, तो सेट ई बनाओ फटाफट। ई में कौन कौन आएगा? 4 अपीयर्ड ऑन द थर्ड टोज। थर्ड टोज पे 4 चाहिए। इसका तो 1, 1 के साथ 4 या 1, 2 के साथ 4, ऐसे चलते चलते लास्ट में क्या आएगा? 6, 6 के साथ 4। तो दिख रहा है यही चेंज कर रहे हैं पहले दो में। पहले दो में कुछ भी लिखो, लास्ट में 4 लिखना है। तो ऐसे तो कितने केस बनेंगे? 36 दिख रहे हैं ये। Yes, sir. तो 36 केसेस होंगे जिनके लास्ट में 4 आएगा। बीच में 4 हो सकता है, 1, 4, 4 भी तो आएगा इसमें, 4, 4, 4 भी इसमें आ रहा है, लेकिन हमें तो लास्ट वाले से चेक करना है। एफ का मतलब क्या है? एफ मींस 5 and 6 अपीयर्स रेस्पेक्टिवली, मतलब 5, 6 अपीयर रेस्पेक्टिवली ऑन द फर्स्ट 2 टोसेस। पहले 2 टोस पे 6 और 5 आना चाहिए। तो 6, 5 रेस्पेक्टिवली, 6 पहले आना चाहिए, 5 बाद में। और फिर थर्ड पे क्या है? कुछ भी। एफ ने क्या बोला? 6 और 5 मिलना चाहिए पहले 2 टोस में रेस्पेक्टिवली। तो बाद में तो लास्ट में तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है इसमें। 6, 5 के बाद 4, 6, 5 के बाद 5, 6, 5 के बाद 6। कितने केस बने? 6. नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इज 6। अच्छा, ई इंटरसेक्शन एफ बनाओ। ई और एफ में कॉमन क्या है? इसमें और इसमें कॉमन, तो इसमें तो एलिमेंट दिख नहीं रहे, लेकिन याद तो है ना लास्ट में 4 आना 6, चाहिए। 5, 4. लास्ट में 4 आना चाहिए, लास्ट में 4 वाला एक ही है, बस एक ही है भाई। ये उसमें नहीं मिलेगा, ये ई में नहीं मिलेगा क्योंकि लास्ट में 4 नहीं है। ये भी ई में नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, ये मिलेगा ई में। ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, तो कॉमन एलिमेंट तो वो होगा जो दोनों में मिलेगा। तो 6, 5, 4 इज द ओनली कॉमन एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ कितना आया? 1। सर निकाल लो प्रोबेबिलिटी। क्या बोलो? सर एफ का आखिरी एलिमेंट 6, 5, 6 होगा। 6, 5, 6 ये आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बताओ क्या आ रहा है? 1/216। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आएगा? 6/216। और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आफ्टर एफ निकालना है, तो कितना आएगा? प्री ई इंटरसेक्शन एफ ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नीचे।
6 by 216 divided by 1 by 216 divided by 6 by 216. This will be 1 by 6. कर लोगे सर हाँ बोलो। सर ई में जो हमने टोटल नंबर निकाले वो 36 कैसे आ रहा है? ई में एलिमेंट बताओ कौन कौन है। सर वो नंबर जिनके लास्ट में 4 आ रहा है। तो बोल के बताओ कौन कौन है, फिर मैं गिनता रहूंगा, गिनो। सबसे पहला कौन है? 114 फिर 124 फिर ओके सर आ गया। आ गया 134 144 154 164 फिर 214 224 234 ऐसे करके 664 तक। तो टोटल 36 केस आएंगे, क्योंकि चेंज सिर्फ कहाँ हो रहा है? पहले 2 पॉइंट पे। लास्ट वाला तो 4 ही डालना है। 2 डाइस वाले सैंपल स्पेस में लास्ट में 4 चिपका दो तो सेट ई बन जाएगा। अब पूरा लिखना तो टाइम पास हो जाएगा इसमें बहुत ज्यादा। ये सर आ गया। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। 7 6 तो आसानी से होना चाहिए। डाइस कॉइंस वाले थे वो भी 2 या 3 बार उठा लेते। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। एक फैमिली पिक्चर के लिए तीनों एक लाइन में लग गए। ठीक है, तो ई का मतलब है सन ऑन वन ऑफ द एंड, एफ का मतलब है फादर इन द मिडल। पहले तो ऐसे रफली कर लो बिना सब फॉर्मूले की। प्रोबेबिलिटी मुझे पूछ रहा है ई की, लेकिन आफ्टर एफ। तो सोचो क्या कह रहा है। अगर फादर इज इन द मिडल, अच्छा सोचो, अगर फादर मिडल में आ चुका है, अब तो सन तो पक्का है किसी न किसी एंड में ही होगा। Yes, sir. तो फिर तो इस बात की Yes, प्रोबेबिलिटी sir. 1 हो जाएगी ना। P इंटरसेक्शन Yes. F मस्ट बी 1। तो यूं तो हम इसे मुंह जबानी भी कर पा रहे हैं, लेकिन हमें कैसे करना है इसे सोल्व करके दिखा के। तो कर देता हूं फॉर्मेलिटी के लिए। लेट S बी द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में क्या क्या होगा? मदर फादर सन। तो हो सकता है स्टार्टिंग में एम मदर होगी, फिर फादर फिर सन, या फिर मदर के बाद सन फादर। हो सकता है स्टार्टिंग में फादर होगा तो फादर मदर सन, या फिर फादर सन मदर। अच्छा, हो सकता है स्टार्टिंग किससे हो रही होगी? सन से। सन फादर मदर, या फिर सन मदर फादर। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज 6। बोलो। Yes. Yes, sir. अच्छा, अब ई बना लो। ई में कौन आएगा? सन ऑन वन ऑफ द एंड। तो सन एंड में होना चाहिए MFS। ठीक है, सन इज ऑन द वन ऑफ द एंड। MSF नहीं होगा, FMS चल जाएगा। सन इज ऑन द एंड। FSM नहीं चलेगा, SFM चल जाएगा। सन शुड बी ऑन द एंड। कौन से एंड में? ये तो ना बताया उसने। 3 लोग खड़े हैं तो ये भी और ये दोनों ही एक एक एंड हो जाएगा ना। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, सन फादर मदर आएगा, फिर सन मदर फादर ये भी आएगा इसमें। ये हो गया इवेंट ई। इवेंट एफ में कौन आएगा? फादर इन द मिडल। फादर इन द मिडल के 2 केस हैं, MFS और SFM। मदर फादर सन एक ये केस होगा, और दूसरा केस SFM। सिर्फ 2 केस आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट F इज 2। अच्छा, ई इंटरसेक्शन F बनाओ। कॉमन कौन कौन है दोनों में? तो MFS कॉमन है, SFM भी कॉमन है। The number of element in E intersection F is also 2. Probability of probability of E intersection F निकाल देता हूँ पहले। E intersection F का probability, this is 2/6। Probability of F भी कितना आएगा? 2/6। Required probability क्या है? मुझे probability निकालनी है क्वेश्चन में E after F, यानी कि probability of E intersection F ऊपर, probability of F नीचे। 2/6 by 2/6 is 1। वो तो मुझे वानी भी दिख रहा था कि 1 ही आएगा आंसर। क्लियर तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। 9 तक हम कर लेंगे आसानी से। क्वेश्चन नंबर 10 में ब्लैक एंड रेड डाई आर टोज। बात तो एक ही है, रेड ब्लैक और रेड डाई फेंकेंगे तो हम ऐसे लिख देंगे। जब 1 1 लिखा होगा तो मतलब ब्लैक के ऊपर भी 1 है और रेड के ऊपर भी 1 है। जब मैं 1 2 लिखूंगा मतलब ब्लैक के ऊपर 1 रेड के ऊपर 2। समझ जाओगे ऐसा? Yes, sir.
तो इस तरीके से चलेगा, तो फिर खुद ट्राई करना। तो 2 डाइस वाला जो सैंपल स्पेस था उससे काम चलाना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई कर सकते हो आसानी से। एक इवेंट गिवन होगा, एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब की बार इवेंट के नाम खुद लेट करने पड़ेंगे लेकिन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में अ डाई इज रोल्ड, कंसीडर E and F and G। तो सैंपल स्पेस लिख देता हूं पहले, लेट S बी द सैंपल स्पेस। तो 1 2 3 4 5 6। नाउ इवेंट E F और G दे रखे हैं। पहला पार्ट E आफ्टर है, दूसरा पार्ट F आफ्टर E, तीसरा सेकंड पार्ट E आफ्टर G, E G आफ्टर E। मैं मानते हुए चल रहा हूं कर लोगे फर्स्ट सेकंड। तो मैं थर्ड पार्ट ट्राई कर रहा हूं बस। थर्ड पार्ट में E यूनियन F बताओ क्या आएगा। E और F का यूनियन, सेट E और सेट F का यूनियन 1 2 3 5। जैसे यूनियन ऑफ E आफ्टर E यूनियन F निकाल लिया हमने। अच्छा E यूनियन F हो गया। G क्या है, G हमारे पास दे रखा है उसने 2 3 4 5। E यूनियन F एंड G में कॉमन एलिमेंट चेक करके बताओ क्या आ रहा है। E यूनियन F और G में कॉमन क्या है, 2 3 एंड 5 ओनली। 2 3 5 2 3 5 आ गया। 2 3 5। अब सोचो प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है E यूनियन F आफ्टर G। फॉर्मूला क्या है, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F इंटरसेक्शन G, दिस डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ G। अच्छा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट G इज 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन E यूनियन F आफ्टर G, सॉरी E यूनियन F इंटरसेक्शन G, दिस इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, समझ जाना। 3/6 डिवाइडेड बाय 4/6, यानी कि आंसर इज 3/4। चेक करो यार। तो Yes, sir. इसी का दूसरा थर्ड पार्ट के अंदर एक और पार्ट हो रहा है, E इंटरसेक्शन F वाला, बिल्कुल सेम फॉलो अप होगा उसका। E इंटरसेक्शन F, कॉमन एलिमेंट कौन है E और F में, ओनली 3। फिर निकाल लो E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन विद G। G हमारे पास ये वाला है, इसके साथ कॉमन लूंगा तो सिर्फ 3 आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन G हमारे पास था 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G कितना आ रहा है, 1। तो इस बार प्रोबेबिलिटी निकालना है E इंटरसेक्शन F आफ्टर G का, which means probability of E intersection F intersection with G divided by probability of G। वैल्यूज पुट करो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/4 और PG कितना आएगा, सॉरी 1/6 था, 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ G आएगा 4/6। NS तो 6 है ना। Yes, sir. Yes, sir. या तो आंसर कितना आएगा 1/4। कैलकुलेशन तुम देख लो जो भी आ रही होगी। चेक करो ये क्लियर तो। Yes, Yes, sir. sir. Clear. यस सर। मान लेते हम कर लेंगे। तो ये तो सिंपल, इसमें ऐसे ही करना था, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। एक दो फॉर्मूले और होते हैं लेकिन उनकी मदद से नहीं करेंगे, मेहनत करके कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। हमने ज्यादातर क्वेश्चन किससे किए हैं, बाय यूजिंग सेट थ्योरी, सेट थ्योरी नोटेशन में काम किया। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा है जिसमें सेट वाला मेथड ही काम नहीं करेगा, क्यों, सैंपल स्पेस ही बहुत ज्यादा हैवी, उस टाइम कैसे करते, उसका एक एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 13। तो ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 13 में एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक, एक इंस्ट्रक्टर के पास क्वेश्चन बैंक है कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। उसके पास क्वेश्चन बैंक के अंदर 300 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है इजी वाले। मैं रफली ऐसे बना देता हूँ चार्ट इसका, इजी ट्रू फॉल्स, इजी ट्रू फॉल्स, डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स, इजी मल्टीपल चॉइस, डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस। तो ऐसे बोल देते हैं, यहाँ आएगा इजी या डिफिकल्ट या ट्रू फॉल्स और यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऐसे ले लेते हैं। तो इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कितने हैं 300, डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस कितने हैं 200, इजी एमसीक्यू कितने हैं 500 और डिफिकल्ट एमसीक्यू कितने हैं 400।
ओवरऑल टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 1400। चेक करो। यस सर। टोटल नंबर ऑफ Yes, sir. क्वेश्चंस हमारे पास कितने हैं? 300 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 400, तो दिस इज 1400। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 1400। नाउ उसके बाद इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, अचानक से एक क्वेश्चन उठा लिया, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो इजी क्वेश्चन होगा गिवन दैट कि वो एमसीक्यू है। लेट ए बी द इवेंट, द सिलेक्टेड क्वेश्चन इज इजी, तो इजी क्वेश्चन होने के इवेंट को हमने मान लिया ए। लेट बी बी द इवेंट जो गिवन है, गिवन क्या है? एमसीक्यू आया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये हमने मान लिया। तो अब ध्यान से देखो, बट डायरेक्ट बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का जरूरत नहीं, लेकिन बता दो फिर भी इजी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो टोटल इजी क्वेश्चन दिख रहे हैं 800 है, 800 by 1400। 800 by 1400. बाय 1400, क्योंकि इजी क्वेश्चंस कितने हमारे पास? नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस, नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस इज इक्वल्स टू 300 प्लस 500। इजी बताने हैं, चाहे वो एमसीक्यू है चाहे वो ट्रू फॉल्स वाले, तो टोटल नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन 800 है, ये हमें मिल गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी का प्रोबेबिलिटी, एमसीक्यू कितने हैं? नंबर ऑफ एमसीक्यू 900। कितने हैं? एमसीक्यू हमारे पास मिलेंगे 500 एंड 400। 900 by 1400. डिफॉल्ट और इजी नहीं पूछ रहा है, एमसीक्यू पूछ रहा है, तो एमसीक्यू टोटल 900 है, ये एमसीक्यू हो गया 900। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आएगा? 900 बाय 1400। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए भी होना चाहिए और बी भी होना चाहिए, तो नंबर ऑफ इजी भी हो क्वेश्चन और एमसीक्यू भी हो। 500 नंबर by ऑफ इजी एमसीक्यू कितना है? 500। 500, तो 500 500. easy MCQ है। तो इजी एमसीक्यू होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 500 बाय 1400। अब देख लो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज, प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है किस चीज की? वी नीड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इजी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी पूछा था उसने, गिवन क्या था? वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो बी हो चुका है, ए का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, डाल दो वैल्यू। पी ए इंटरसेक्शन भी आया था 500 बाय 1400, पी बी हमारे पास आया था 900 बाय 1400। आंसर क्या बचेगा? 1400 कैंसिल, 100 कैंसिल, 5 बाय 9 आ रहा है। 5 by 9. बस फॉर्मूले से कर, इसमें सैंपल स्पेस नहीं बनाया, इसमें प्रोबेबिलिटी निकाली, तो दिख रहा है एक ही प्रोबेबिलिटी का यूज ही नहीं हुआ, Yes, sir. तो उसे नहीं भी निकालोगे तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, दिखाओ ना दिखाओ लिख के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लगा दिया था। ठीक है, तो कर लेंगे, तो 13 कर सकते हैं आसानी से। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। तो कर लेना, एक इवेंट गिवन है, दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकालना, सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ये मत सोचना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये ऐसे दिखेगा, एक इवेंट गिवन होगा, दूसरे की प्रोबेबिलिटी पूछेगा, तो क्लियरली वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो ध्यान से पकड़ना है। फिर 14 तक तो कर लेंगे ना इजीली। Yes, sir. क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 15 देखो ध्यान से, 15th में, क्वेश्चन नंबर 15 में, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, एक डाई हमने फेंका, इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो द डाई अगेन, अगर मल्टीपल ऑफ 3 आएगा तो डाई फिर से फेंको, लेकिन अगर कोई और नंबर आएगा तो टॉस करना है एक कॉइन, तो डाई फेंकेंगे, मल्टीपल ऑफ 3 आएगा तो डाई फेंको फिर से, लेकिन अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आया तो कॉइन टॉस करना है। तो अब ऐसे देखो, सैंपल स्पेस लिख देता हूँ, लेट एस बी द सैंपल स्पेस, तो सोच के देखना, अगर डाई के ऊपर पहले थ्रो में 1 आया, तो 1 के बाद तो याद है कॉइन टॉस करना है। यस सर। Yes, sir. 1 के बाद कॉइन टॉस होगा तो क्या क्या हो सकता है, या तो हेड आएगा 1 के बाद या फिर टेल टेल। आएगा, तो 1 के बाद या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। 2 के बाद भी क्या आएगा, या तो हेड या फिर टेल, लेकिन
3 के बाद हेड या टेल नहीं आ सकता, क्योंकि 3 अगर आया तो उसके बाद तो डाई फेंकनी है। तो 3 के साथ तो क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 या फिर 6। चेक करो क्लियर तो। यस सर। अच्छा Yes, अगर sir. 4 आया, पहले थ्रो में 4 आया तो 4 के बाद तो कॉइन टॉस किया जाएगा, तो 4H या 4T। 5 के बाद भी कॉइन टॉस करना है। लेकिन अगर 6 आया होगा तो 6 के बाद तो डाई फेंकी जाएगी ना, मल्टीपल ऑफ 3 के बाद क्या करना है, डाई फेंकना है। तो 6 के साथ बना सकता है 2 3 4, 6 के साथ 5, 6 के साथ 6। चेक करो सैंपल स्पेस समझ में आया तो। Yes, sir. ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज कितना आ रहा है, 20। लेट ए बी द Sir. इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। लेट ए बी द इवेंट जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कॉइन शोज टेल। लेट ए बी द इवेंट दैट द कॉइन Sir. शोज अ टेल, बाद में बात करेंगे। लेट बी बी द इवेंट जो गिवन है। गिवन क्या है, एटलीस्ट वन डाई शोज अ 3। जो गिवन है उसको बी मान लिया, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको ए मान लिया। तो सेट ए बताओ क्या क्या आएगा, इवेंट ए का सेट बताओ। कॉइन शोज द टेल, तो कॉइन टेल शो करा किस किस केस में, 1T 2T 4T एंड 5T। चेक करो। Yes, sir. Yes, सेट sir. बी में कौन कौन आएगा, एटलीस्ट वन डाई शोज अ 3। कम से कम एक डाई में 3 आ रहा होगा, तो कम से कम एक बार डाई 3 शो करेगा। तो कौन कौन सा आ रहे हैं इसमें, 3 1 3 2 3 3 भी तो आएगा, 3 4 3 5 3 6, एक और है 6 3। Yes, sir. एटलीस्ट वन डाई शोज अ 3, कम से कम एक डाई के ऊपर 3 आएगा। तो ऐसे 7 केस हमारे पास आ रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज 7। ए इंटरसेक्शन बी बताओ क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट क्या है, 5. कॉमन एलिमेंट क्या है, 5. कॉमन एलिमेंट 5 है, ऐसे कैसे। सर नल। कॉमन एलिमेंट कोई कॉमन एलिमेंट नहीं, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट। ए इंटरसेक्शन बी के पास कोई एलिमेंट नहीं है। तो हम ऐसे कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज 5, लिखना चाहो तो लिख डालें कि 5 भी नहीं बोलना चाहिए, एम्प्टी सेट बोलो। ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी सेट, बोलो। Yes, sir. अगर कोई पूछेगा ए Yes, इंटरसेक्शन sir. बी के पास कौन आएगा एलिमेंट, तो हम कहेंगे देयर इज नो एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी के पास 5 नहीं बोलना या एम्प्टी सेट नहीं बोलना, ए इंटरसेक्शन बी के पास एम्प्टी सेट नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी खुद एम्प्टी सेट है। जो भी था बहुत लैंग्वेज देख लेना। तो ऐसे लिखना है, ऐसे लिख दो, ऐसे लिखना है, ऐसे लिख दो, तुम्हारी चॉइस है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना आया, 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0/20। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 7/20। नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वैल्यूज डाल दो, 0/20 डिवाइडेड बाय 7/20 मींस 0। अब बोलो क्या करते, सर डाइस कितनी बार फेंकनी थी? डाई वो बताएगा ना, डाई तो कितनी बार फेंकनी है। उसने बोला डाई फेंका, मल्टीपल ऑफ 3 आया तो डाई फेंकेगा फिर से, और इफ एनी अदर नंबर कम्स अप तो फिर वो क्या करेगा, कॉइन टॉस करेगा। तो या तो डाई एक बार फेंकी जाएगी या डाई 2 बार फेंकी जाएगी। लो यस सर, आ गया समझ में। मतलब उसमें कंफ्यूज मत हो ना, कहीं ऐसा लग रहा हो कि जब ये वाला आएगा 3 6 के बाद फिर तुम्हारा मन करे कि फिर से डाई फेंक दो, नहीं समझ में आया। वो बताएगा कि इसी काम को बार बार किया जा रहा है। और बोलो, और कोई दिक्कत है इसमें।
नो सर। बोलो। सर आ गया समझ। आ गया समझ में आ सर। गया? सबको समझ में आ गया? तो ये मैं बता देता हूँ, ये रॉन्ग सॉल्यूशन है, यस सर। ये सॉल्यूशन गलत है। तो गलती बताओ। सर बी के सेट में। बोलो क्या गलती है बी के सेट में? सर एटलीस्ट 3 बोला था ना, तो उसके आगे भी तो होगा। मतलब सर एटलीस्ट 3। वन डाई शोज अ 3, कम से कम एक डाई के ऊपर 3 आना चाहिए। ठीक तो आ रहे हैं ये सारे? कम से कम एक डाई के ऊपर 3 आ रहा है, वो सारे तो उठा लिए। कम से कम एक डाई के ऊपर 3 दिखना चाहिए, मींस या तो पहले के ऊपर या दूसरे के ऊपर या दोनों के ऊपर। बोलो कहाँ गलती है? अच्छा ये बताओ, 7 + 3 = 10, इसमें क्या गलती है? सर 3 का मल्टीपल नहीं है। 7 + 3 = 10, इसमें क्या गलती है? सर 3 का मल्टीपल नहीं है। कौन? सर 10। क्या हुआ? सर अगर जैसे कि हमने डाई को थ्रो करा तो उसके बाद एक बार 3 आया तो वापस अगर 3 वापस 3 आया तो उसके बाद वापस सर करेंगे ना सर डाई को शायद। क्या हुआ? अभी तो बताया भाई, उसके लिए वो बोलेगा जोर देके, वो ये जोर देके बोलेगा कि ये काम बार बार किया जा रहा है। कुछ नहीं बोला था यहीं रुक जाना है हमें। ओके सर। डाई फैक की मल्टीपल वो आया होता तो वो गलती होती तो सैंपल स्पेस ही गलत हो जाएगा ना फिर तो। यस सर। हम्म मैं पूछ रहा था 3 + 7 = 10, इसमें क्या गलती है? हाँ भाग गए भाई। कोई गलती नहीं है। कोई गलती नहीं कोई है। गलती नहीं, तो इसमें कोई गलती नहीं है। वो मल्टीपल ऑफ 3 क्या समझ में नहीं आया मुझे, क्या बोल रहा था पता नहीं, जो भी है चलो। तो उसमें कोई गलती नहीं थी, इसमें क्या गलती है? बोलो। चलो मैं हिंट देता हूँ, ये बताओ ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हो? Na/ns, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं? इक्वली When लाइकली। set has all the element in set S, all elements in set S are equally likely, ये सब इक्वली लाइकली होंगे सेट एस के एलिमेंट, तो ये काम करते हैं। याद है ना मेथड, ये वाला फॉर्मूला? तो यहाँ यस देखो सर। यस सैंपल सर। स्पेस में कितने एलिमेंट लिखे हैं? 20। यस सर। तो चेक करो क्या ये सारे एलिमेंट्स इक्वली लाइकली हैं, चेक करते हैं। नो ऐसे सर। देखना, ऐसे नो देखते हैं, सर। नो सर 10 1। देख लेते हैं एक बार। पहली बार में डाई फेंका होगा 1 2 3 4 5 या 6। पहली बार जब डाई फेंका होगा तो सबके पास बराबर चांस आए होंगे, तो सबके पास कितने कितने चांस रहे होंगे? 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 एंड 1/6। अब 1 के बाद तो उसने क्या टॉस किया है? कॉइन। कॉइन टॉस करेगा तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इसका मतलब इस 1/6 को 2 हिस्सों में बांटना है। तो 1/6 का हाफ कितना? 1/12। 1/6 का हाफ कितना? 1/12। इसका मतलब 1, h की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? 1/12। 1, 2 की 1/12। प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगी? 1/12। ये समझ तो बोलो। यस सर। यस सर। यस हाँ, तो सर। सिमिलरली 2 वाले के साथ होगा। 2h की प्रोबेबिलिटी 1/12, 2t की प्रोबेबिलिटी भी 1/12। 3 वाले के बाद यस तो यार सर। डाई फेंकेगा वो।
यस 3 वाले सर के बाद डाई फेंकेगा, Yes, उन सब की प्रोबेबिलिटी 1/6 का 1/6 हो जाएगा, 1/36। 1/36 1 तो by इन सब 36 हो यानी कि जाएगा। 3,1 की प्रोबेबिलिटी 1/36 होनी चाहिए, 3,2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/36 होगी एंड सो ऑन। तो क्या देखा, यस सर सैंपल स्पेस के अंदर कुछ एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी 1/12 आ रही है और कुछ की 1/36। Yes, sir. Yes, इसका sir. मतलब इस सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट इक्वली लाइकली नहीं है। तो सैंपल स्पेस बनाना गलत नहीं है, सैंपल स्पेस के एलिमेंट गिनना गलत नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला लगाना गलत हो जाएगा। अगर तुमने पी ए इंटरसेक्शन बी का ये फॉर्मूला लगा दिया तो ये फॉर्मूला लगाना गलत हो जाएगा। ये समझ में आ रहा तो बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो Yes, करना sir. क्या है, करें कैसे, तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, इत्तेफाक की बात है वो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस गिनो ही मत, क्योंकि फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते। तो फिर एक काम करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी डायरेक्ट बोल सकते हो, 0 आएगी। Yes. ए Yes, sir. इंटरसेक्शन भी इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गारंटी है 0। तो 0 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो आंसर मस्ट बी 0। अब ये सॉल्यूशन ठीक हो गया। बोलो, Yes, sir. Yes, sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर कोई पूछे तो क्या आएगा आंसर। अगर बी की कोई प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो याद करो 1/36, 1/36, 1/36 कितने टाइम्स, 1 2 6 3 times 4 5 7 6 times 7। 1 आएगा। तो 1/36 7 टाइम्स आएगा, यानी कि 7/36 होगा वो। लेकिन अगर ध्यान नहीं दे रहे थे तो याद है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने 7/20 लिख दिया था। Yes. Yes, sir. तो वो गलत हो जाएगा। Yes, sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 7/36 आएगी अगर निकालनी है तो। अगर नहीं है इंटरेस्ट तो ठीक है, मत भी निकालो, लेकिन निकालना आना चाहिए, क्योंकि एक एग्जांपल मिलेगा जिसमें इस टाइप से करना पड़ेगा तुम्हें। तो एग्जांपल वाला खुद कवर करना, मैंने अनसोल्ड वाला करा दिया। हमारा आंसर सही आएगा। अगर तुमने गलती से 7/20 लिख दिया तो भी तुम्हारा आंसर सही आ जाएगा, लेकिन बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ 7/36 होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो ये गलत हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा ये नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जरूरत ही नहीं है एक्चुअल में, तो इसलिए तुम नहीं भी निकालोगे तो फर्क नहीं पड़ रहा है इतना, लेकिन निकालोगे तो मेक श्योर कि 7/36 लिखना। ये क्लियर तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir, clear है। इसमें लास्ट पार्ट 16 17 तो टाइम पास था जितना ध्यान है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी, बी की प्रोबेबिलिटी 0 है तो पी ए आफ्टर बी तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, पी ए Yes, इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो 1/2 मतलब ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं पता, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो 0 है, तो डिनोमिनेटर 0 मींस नॉट डिफाइंड। Yes, चलो sir. नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 17, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी इज इक्वल्स टू दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए। दिस मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें गिवन है। दिस मींस ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। Yes, sir. Yes, sir. आंसर करोगे ना। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं मानते चल रहा हूँ अनसॉर्ट सारे कर लोगे तुम इसके, और एग्जाम्पल भी सारे कर लेना। बस एक एग्जाम्पल है जो थोड़ा टफ पड़ेगा, जो हमने अभी हाल फिलहाल सीखा था, ये वाला है। एग्जाम्पल नंबर 7 में पंगा आएगा कि जो सैंपल स्पेस है उसके सारे एलिमेंट इक्वली लाइकली नहीं होंगे, तो वहां तुम्हें प्रोबेबिलिटी थोड़ी मेहनत करके निकालनी पड़ जाएगी। बाकी सब आसानी से हो जाना चाहिए, तो इतने से काम चलाते हैं अभी। थैंक यू। Thank you, sir. sir. Thank you, sir.